बीए प्रथम वर्ष में पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों को ये ज्ञात है कि हम प्राचीन यूनानी दर्शन के अंतर्गत अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में अरस्तु के विषय में प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त की और ये देखा कि वह कैसे उसी परंपरा का एक अंश है जो कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के नाम से जानी जाती है। हमने अरस्तु के कुछ प्रमुख ग्रंथों और अरस्तु का जो अध्ययन है उसके विषय में भी कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो मेटाफिजिक्स, राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो पॉलिटिक्स, और तर्कशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ऑर्गेनॉन जैसा ट्रीटाइज अरस्तु की प्रमुख महत्वपूर्ण कृतियों में शुमार होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा था कि अरस्तु का अध्ययन बहुत वृहद रहा और उसके समय तक की ऐसी कोई भी ज्ञान की विधा नहीं थी जिसका आदोपांत अध्ययन अरस्तु ने ना किया हो। प्लेटो के एकेडमी से निकलने के बाद, क्योंकि अरस्तु के पिता एक राजवैद्य थे और जो राजकुमार सिकंदर के नाम से मशहूर हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता जिसको कहते हैं, जब वो मैसेडोनिया का राजकुमार था तो वहां के राजा ने अरस्तु को राजकुमार सिकंदर का यानी कि अलेक्जेंडर का अध्यापक नियुक्त किया और अपनी इस पोजीशन के नाते अरस्तु को दी मास्टर के रूप में भी जाना गया और इसीलिए आज भी प्राय अरस्तु को दी मास्टर के नाम से फिलॉसफी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में मास्टर के नाम से जाना जाता है। खैर, मास्टर होने की अन्य अनेक बातें भी थीं, जैसे कि उसका लाइसियम नाम का अपना संस्था का निर्माण करना, छात्रों को शिक्षित करना। अरस्तु के विषय में एक बात ये भी बड़ी प्रचलित है कि बड़े एरिस्टोक्रेटिक ओरिजिन का व्यक्ति था। जब हम राजनीति के विचार पढ़ते हैं या नीति शास्त्र के विचार पढ़ते हैं तो उसने संपत्ति को बहुत महत्व दिया है और उसने ये कहा है कि देखिए, जो लेजर है यानी कि जो दार्शनिक लोग हैं, जो विचारशील लोग हैं, उनको विचार करने के लिए अवकाश, यानी कि जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं, ज़रूरत के काम हैं, उनसे अवकाश मिलना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वह गंभीर चिंतन कर सकें। खैर, ये उसकी राजनीतिक जो चिंतन है उससे ज़्यादा संबंधित होती है बात। हमारा सरोकार अरस्तु के दार्शनिक विचारों से अधिक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अरस्तु ने प्लेटो के शिष्य होने के नाते बहुत सी प्लेटो की चीज़ों को स्वीकार किया, किंतु मेटाफिजिक्स के निर्माण तक आते आते अरस्तु अपनी स्वतंत्र विचारधारा का निर्माण में परिपक्व हो चुका था और उसने प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की आलोचना से अपने दर्शन की, अपनी तत्व मीमांसा की, मैं पूरे दर्शन की बात नहीं करता, अपनी तत्व मीमांसा का प्रारंभ किया और यह आलोचना केंद्र में रही उसके सभी सिद्धांतों के और प्लेटो से डिपार्चर के। तो आइए आज की इस कक्षा में हम ये देखें कि किस प्रकार अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के विचारों से असहमत होता है और उनकी आलोचना करता है। मैंने पहले भी ये बताया कि वह प्लेटो के द्विजगत सिद्धांत से असंतुष्ट है और वह अपनी असंतुष्टि कहना चाहिए कि अनेक तर्कों के 7 तर्क चिन्हित किए हैं प्राय इतिहासकारों ने। इन तर्कों को यदि आप गहराई से समझना चाहते हैं तो आपकी पाठ्य पुस्तकों में प्राय दिए हुए हैं, लेकिन W.T. स्टीस की एक किताब है एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी की,
बड़ी सरस किताब है। आप यदि वहाँ पर ये देखेंगे कि किस प्रकार से अरस्तू ने अपने गुरु यानी कि प्लेटो के द्विजगत सिद्धांत की आलोचना की है, तो आपको वहाँ आनंद की अनुभूति भी होगी और आपके ज्ञान का विस्तार भी होगा। तो रेफ्यूटेशन ऑफ प्लेटोज थियोरी ऑफ टू वर्ल्ड्स, प्राय पाठ्य पुस्तकों में बात कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है कि प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का खंडन अरस्तु ने कर दिया। यह बात ठीक है कि प्लेटो के प्रत्ययों की आलोचना भी अरस्तु करता है और उन प्रत्ययों से निर्मित वह दूसरा जगत, उसकी भी निंदा अरस्तु करता है। लेकिन इस आलोचना का सार ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अरस्तु ने प्लेटो का पूर्णतया खंडन कर दिया या खंडन करने का प्रयास किया है। हमें यहां पर यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए that he only rejects the two world theory। वह एक सीमित अर्थ में ही प्रत्ययों का खंडन करता है। ऐसा नहीं है कि वह प्रत्ययों को या सामान्यों को या सार को नहीं मानता है। ऐसा कहीं पर भी अरस्तु ने नहीं कहा कि सारों का कोई अस्तित्व नहीं होता है या सामान्य नहीं होते हैं या सार्वभौम प्रत्यय नहीं होते हैं। अरस्तु ने केवल उसकी टू वर्ल्ड थ्योरी यानी कि द्विजगत सिद्धांत का खंडन किया है। ही एक्सेप्ट्स फॉर्म्स एज इसेंसेस एंड यूनिवर्सल्स। वह आकारों को स्वीकार करता है, वह उन्हें सार भी मानता है और वह उन्हें सार्वभौम या सामान्य भी मानता है, बट ओनली बिलीव्स देम एज नॉट सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल थिंग्स। जो अरस्तु का आग्रह है वह यह है कि देखिए ये सारी की सारी चीजें होती हैं, किंतु यह विशेषों से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती हैं। जो सार हैं और जो विशेष हैं, जो सामान्य हैं, जो विशेष हैं, जो सार हैं और जो कॉन्क्रीट हैं, वह एक साथ ही अस्तित्वमान होते हैं। और यहां पर विद्यार्थियों को अस्तित्व शब्द का अर्थ भली भांति समझना चाहिए। अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में और सबसिस्टेंस में क्या फर्क होता है? एग्जिस्टेंस इज समथिंग दैट लाइज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो देश और काल में अवस्थित है उसका अस्तित्व होता है, और जो देश कालातीत है उसे हम सब्सटेंस या हम उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के लिए जरूरी नहीं है कि वह कॉन्क्रीट रियलिटी हो। यद्यपि हम ये देखेंगे कि अरस्तु के दर्शन में द्रव्य शब्द का, सब्सटेंस शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह उससे कोई भिन्न बात हमें प्रेषित करता हुआ प्रतीत होता है। Aristotle advances 7 important arguments against the two world theory। अरस्तु द्विजगत सिद्धांत की आलोचना में, उसके विरोध में कोई 7 आसानी से चिन्हित किए जाने वाले आर्ग्यूमेंट्स या तर्क प्रस्तुत करता है। थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट इज परहैप्स द मोस्ट फोर्सफुल ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। अरस्तु के जितने भी तर्क हैं द्विजगत सिद्धांत के विरोध में, या जैसा कि पाठ्य पुस्तकें हमें बताती हैं प्रत्ययों के या प्रत्यय जगत के विरोध में, उनमें तृतीय मनुष्य मूलक तर्क एक अत्यंत प्रभावशाली तर्क है। और अंततः जब हम अरस्तु का अध्ययन समाप्त करने की ओर होंगे, हम हमारे अरस्तु के अध्ययन के आखिरी चरण में हमारे लिए यह देखना, यह जानना भी बहुत रुचिकर होगा कि किस हद तक अरस्तु वास्तव में अपने गुरु प्लेटो के सिद्धांतों की एक तार्किक आलोचना करने में सफल होता है, या किस हद तक वह पुनः लौट करके एक दूसरे तरीके से प्लेटो के सिद्धांतों को ही किसी अन्य रूप में स्वीकार कर लेता है। दर्शन के इतिहासकारों ने यहां तक बात लिखी है अरस्तु को जानने और समझने के उपरांत कि अरस्तु सामने के दरवाजे से, आगे के दरवाजे से प्लेटो को निष्कासित करने के उपरांत उसे पिछले दरवाजे से वापस अंदर बुला लेता है। तो मैं समझता हूं कि छात्रों को अरस्तु के परिचय के रूप में और अरस्तु और प्लेटो के संबंध के विषय में एक सब्सटेंशियल जानकारी मिली है दोनों की दृष्टि में।
भेद का भी परिचय इन वीडियोस में मैंने आपसे करवाया है। आने वाले वीडियोस में हम उन तर्कों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे जो अरस्तू ने प्लेटो के द्विजगत सिद्धांत के विरोध में प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू।